हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज के हमारे मेहमान है तालिब भाई करके हैं। तो आज का देश में एक चर्चा चल रहा है मुस्तफिजुर रहमान करके। आईपीएल ऑक्शन में उनका एक चयन हुआ है 9 करोड़ करके केकेआर के को लेकर, बांग्लादेश को लेकर ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आइए इसके बारे में हम तालिब भाई से कुछ वार्तालाप करते हैं। इसके बारे में तालिब भाई अच्छे से अपने को समझाएंगे। तालिब भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, आप इस मामले को जो कंट्रोवर्सी चल रही है मुस्तफिजुर रहमान को लेकर, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? थोड़ा सा अपने दर्शक को बताइए और डिसिप्लिन तरीके से, सही तरीके से। जी साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको मौका दिया बोलने का। और आपके पॉडकास्ट में जितने भी दर्शक आएंगे वो भी आज अच्छी तरह से जान पाएंगे कि आखिर मसला क्या है, क्यों इसको एक टूल दिया जा रहा है। ये मुझे नहीं लगता कि देश में इससे ये इतनी बड़ी कोई बात है कि जिसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है। इससे भी बड़ी बड़ी चीजें, इससे भी बड़े बड़े मुद्दाएं हैं जिस पे लोगों को बातें करनी चाहिए। बहरहाल हम इस मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। मामला देखिए शुरू होता है क्रिकेट से। और क्रिकेट का जो अपने देश की अगर बात करें, अपने देश में क्रिकेट का जो सारा कंट्रोल है वो है बीसीसीआई के पास, राइट। तो बीसीसीआई के पास जब सारा राइट्स है, सारे कंट्रोल्स है, तो आप अगर ये उठ के कहते हो कि केकेआर के द्वारा खरीदा गया बांग्लादेश का खिलाड़ी, मैं नहीं समझता कि ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड क्वेश्चन या वैलिड आपका जो बात है वो है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी ऑक्शन होते हैं, ऑक्शन में जो भी खिलाड़ी आते हैं वो एक रूल्स के अंडर अंडर आते हैं। जो भी रूल्स होता है उनका क्राइटेरिया होता है, कुछ उनके पैरामीटर्स होते हैं और बीसीसीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसके सारे फॉर्मेलिटीज पूरे करने के बाद कोई खिलाड़ी ऑक्शन में आता है, राइट। अभी ऑक्शन में जो खिलाड़ी आया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में आया है तो उसमें कहीं ना कहीं बीसीसीआई का अथॉरिटी है। बीसीसीआई ने उनको पूरा मौका दिया है कि भाई आप ऑक्शन में आइए, हमारे यहाँ ऑक्शन में आपकी बोली लगेगी, आपको टीम में खरीदा जाएगा या ऑनसोल्ड रहोगे। सारा चीज जो होता है वो बीसीसीआई के अंडर में होता है। तो अगर आप कल को ये उठ के बोलते हो कि शाहरुख खान ने खरीद लिया या केकेआर ने खरीद लिया, हाँ मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। किसी के भी कोई भी माइनॉरिटी जो है उनके अगेंस्ट में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कुछ भी ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इस चीज के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें शाहरुख खान की कोई गलती है। और मैं जहां तक समझता हूँ, मेरा विवेक ये कहता है कि एक टीम सिलेक्ट करने में या एक खिलाड़ी परचेज करने में टीम ओनर की कोई भूमिका नहीं होती है। आपने कभी टेबल पे शाहरुख खान को बैठ के परचेज करते हुए नहीं देखा होगा, जाहिर सी बात है। वहां पे टीम के मैनेजमेंट्स होते हैं, बाद उनके मेंटोर होते हैं, सिलेक्टर्स होते हैं, चयनकर्ता होते हैं, वो सब जाके वहां पे टीम सिलेक्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि टीम के कोई भी ओनर, मैं पर्सनली शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीम जैसे आरसीबी हो गई, केकेआर हो गया, राजस्थान रॉयल्स हो गया और लखनऊ सुपर जायंट्स हो गया, तो आप ये नहीं देखोगे कि खुद ऑनर जाके वहां परचेस कर रहा है या उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है। मुझे नहीं लगता कि कोई इन्वॉल्वमेंट है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि किसी भी तरीके से शाहरुख खान को घेरा जाना चाहिए। मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो भी होता है वो बीसीसीआई के अंडर होता है। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप बीसीसीआई से कर सकते हो कि भाई बांग्लादेश में हालत ये है, तो आप बांग्लादेश के खिलाड़ी को आपने ग्रांट क्यों दिया, भाई परमिशन क्यों दिया यहाँ पे ऑक्शन करवाने की। अगर आपके पास बीसीसीआई का परमिशन है तो फिर शाहरुख खान। और मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान को अकेले ब्लेम करना सही है। क्यों? क्योंकि जो खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की जिसकी बात हो रही है, वो खिलाड़ी बिका है लगभग 9-9.25 करोड़ रुपए में। और ऐसा तो है नहीं कि उसका बेस प्राइस 9 करोड़ या 9.25 करोड़ रुपए था। उसका बेस प्राइस तो लगभग 1 या 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था। तो बाकी टीमें भी उस पर बोली लगाई है। आप ये मान के चल सकते हो कि उसमें 2 या 3 टीमें भी इन्वॉल्वमेंट रही होगी, तब तो उसका रेट जाके 9.25 करोड़ रुपए पहुंचा। ऐसे एक बार में तो 9.25 करोड़ रुपए हुआ नहीं। तो ये चीजें गलत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो बांग्लादेश का मैटर है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, उसे हम भी मानते हैं कि भाई वैसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए। किसी भी देश में कोई भी माइनॉरिटी रहती है तो उसके खिलाफ कम से कम ये सब तो नहीं होना चाहिए। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे प्रक्रिया करेगी और जो भी उनका फॉर्मेलिटीज होगा और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि हमने सुना है कुछ पॉलिटिशियन भी इसमें सामने आ रहे हैं शाहरुख खान को कंट्रोवर्सी लेके, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखो, हमारे देश में एक तो जो पॉलिटिक्स का जो स्टैंडर्ड रहा है अब तक, खास करके अगर आप पिछले 10 सालों में, एक डिकेड्स की बात करें, तो जो पॉलिटिक्स का जो स्तर रहा है
मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिशियंस इतना स्ट्रांग तरीके से अपने बात पे स्टेबल रहता है। आज जो पॉलिटिशियन बोलता है कि शाहरुख खान गलत कर रहा है, कल कोई और मुद्दा होगा, कोई और मैटर होगा, तो वो दूसरे के बारे में भी सेम बातें करता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल जैसे हमारे देश में माहौल एक क्रिएट किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। रही बात शाहरुख खान को लोग देशद्रोही बोल रहे हैं, देश का गद्दार बोल रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कम से कम मेरा ये मानना है कि कोई आदमी कैसे देश का गद्दार हो सकता है या देशद्रोही हो सकता है, जबकि वो अपने पैसे कमा के अपने पैसे में से इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भर रहा है, और वो देश गद्दार कैसे हो सकता है। कम से कम मुझे तो नहीं लगता, मेरा विवेक तो ये मानने को तैयार नहीं, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई आदमी अपने देश में कमा रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और अच्छा खासा इंडियन गवर्नमेंट को हमारे टैक्स भर रहा है, तो देश गद्दारी की यहाँ पे कोई बात नहीं आती, देशद्रोही की यहाँ पे बात नहीं आती। और रही बात फिर से वही कि अगर शाहरुख खान ने क्यों परचेस किया, तो मैं अभी भी उसी बात पे कायम रहना चाहूंगा कि जो टीम का सिलेक्शन होता है या जो खिलाड़ी के परचेजेस होते हैं, उसमें टीम ओनर का कोई भी रोल नहीं होता है, तो मेरा तो ये मानना है। जहां तक पॉलिटिशियंस की बात करें तो सारे पॉलिटिशियंस ऐसे है भी नहीं। अभी मैंने वीडियो देखा था, कोई संजय सिंह करके एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने भाई कहा कि अगर अगर टीम बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद रही है और उसमें ऑनर को अगर देश का गद्दार कहा जा रहा है, तो हमारे पास बांग्लादेश के अभी एक्स शेख हसीना भी हमारे देश में है। और रही बात पॉलिटिशियन की, अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था कि भाई फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो भी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। एक्स प्राइम मिनिस्टर की पत्नी का फ्यूनरल था, वहां पे भी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर एस जयशंकर थे वो भी वहां पे गए थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगर जब शेख हसीना को अपने पास रख सकते हैं, बांग्लादेश के दौरे हो सकते हैं, तो एक क्रिकेट के खिलाड़ी पे इतना बवाल किस हिसाब से हो रहा है? मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक मेरे को तो अभी तक तो कम से कम क्लियर नहीं हुआ। तो उसमें क्या है कि अभी बांग्लादेश से ऐसा भी नहीं है कि हमारे सारे रिश्ते खत्म भी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां के दौरे कर रहे हैं, उसके बाद शेख हसीना भी हमारे पास है, वार्तालाप हमेशा चालू ही है, कोऑर्डिनेशन भी चालू है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, और हमारे देश के जो बिजनेसमैन है वहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं भारी मात्रा में। अभी हम अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर सप्लाई करता है वहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पावर प्रोडक्शन होता है और सप्लाई होता है बांग्लादेश में। तो वो सब चीजें भी चल रही है। जैसे वो सब चल रहा है वैसे खिलाड़ी भी खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकता भाई? आखिर उस खिलाड़ी की क्या गलती है? अगर अगर कि वो खिलाड़ी उसमें इन्वॉल्व होता तो समझ सकते हैं कि भाई खिलाड़ी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसकी वजह से बोल सकते हैं। आखिरकार उस खिलाड़ी की क्या गलती है? खिलाड़ी ऑक्शन में आया, बीसीसीआई से अथॉरिटी मिली होगी तभी आया होगा, तो बीसीसीआई की अथॉरिटी मिली, वहां पे उसका ऑक्शन हुआ, कोई एक टीम ने परचेस किया, उस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? आखिर दूसरी भी टीमें तो होंगी उनके पीछे, जब तो 9.25 करोड़ रुपए का उनका रेट लगा, तो दूसरी टीम भी उनके पीछे थी। बस बात ये हुई कि दूसरी टीम नहीं खरीद पाई और केकेआर उसमें एक कदम आगे निकल गई, तो उसके पास आ गया। उसमें इतना बवाल मुझे किसी भी तरह से वैलिड नहीं लगता। अभी सुनने में आ रहा है कि अगस्त 2026 को बीसीसीआई मैच भी रखी है बांग्लादेश के खिलाफ, तो बांग्लादेश इंडिया का मैच होगा, तो जी बिल्कुल, मैच रखा हुआ भी है और क्रिकेट होगा अगस्त 2026 में। सीरीज रखा हुआ, बायलैटरल सीरीज है, और मुझे लगता है क्रिकेट हो रहा है और होना भी चाहिए। क्योंकि आप अगर सेंटीमेंट की बात करते हैं तो लास्ट टाइम में हमारा पाकिस्तान के साथ जो भी पहलगाम हमले के बाद पूरे देश का सेंटीमेंट था कि भाई क्रिकेट नहीं हो अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाह रहे थे। फिर भी कुछ बाउंडेशन वहां पे थी, कुछ क्राइटेरिया था और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे और कुछ मैच के अपने स्टैंडर्ड होते भाई, उसके वो सबको मद्देनजर रखते हुए मैच खेला गया पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, वहां पे खेला गया, जबकि वहां पे पूरे देश का जो सेंटीमेंट था वो तो ये बोल रहा था कि मैच नहीं होना चाहिए, पूरा देश आहत था उस टाइम। तो जब वहां पे मैच हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? और जब मैच हो सकता है तो एक खिलाड़ी क्यों नहीं खेल सकता? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जब एक खिलाड़ी, जब पूरा मैच आप कराने को तैयार हो, पूरा शेड्यूल भी आ गया है, उसका टाइम टेबल भी आ गया है, बांग्लादेश से लगभग जुलाई या अगस्त में 2026 में उनका सीरीज रखा हुआ है, तो मैच हो रहा है, मैच होना भी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और खिलाड़ी को भी खेलने ना खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि केकेआर ने अपना डिसीजन विड्रॉ कर दिया है और मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि विड्रॉ कर दिया है, डिसीजन रिलीज कर दिया, वो सब बात सही है। अगर अभी कुछ दिन पहले तक जो लोग बोल रहे थे कि शाहरुख खान देशद्रोही है, शाहरुख खान गद्दार है,
अगर वो उसके मन में अगर ऐसा कुछ भी होता तो बीसीसीआई के सिर्फ एक नोटिस पे उसने तुरंत ये विड्रॉ कर दिया। कैसे कर दिया भाई? अगर कोई देशद्रोही होता है, गद्दार होता है, तो उसके अपने फैसले होते हैं। वो खुद अपना फैसला लेता कि भाई नहीं करूंगा मैं विड्रॉ, मैंने रूल्स को फॉलो किया है, मैंने कोई ब्रेकडाउन नहीं किया है, तो वो कर सकता था। लेकिन उसने एक बार में रिलीज किया। ये एक चीज, एक स्टेटमेंट देता है कि भाई कोई देश का गद्दार नहीं है, यहाँ पे कोई देशद्रोही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ पॉलिटिशियंस है, कुछ धार्मिक कथावाचक है, और पब्लिक की भी कुछ सेंटिमेंट्स है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे दुनिया भर के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, ये तरह तरह की बातें हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। एक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट? और पॉपुलेशन भी, ये एक बहुत बड़ा देश है। इसमें अगर आप माइनॉरिटीज को साथ में लेकर नहीं चल पाएंगे, माइनॉरिटी के अगेंस्ट में आप एक से एक अलग अलग कृतियां करेंगे, तो आज नहीं कल चल के इस चीज का जो बैकफायर है वो अपने देश को ही भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। ऐसा हमने जर्मनी का अगर केस आप देखें, हिटलर के टाइम, उस टाइम पर भी ये सब चीज जो अभी यहाँ पे हो रहा है वो चरम पर था। उस टाइम पर भी अपने पीक पर था। लोग हर जगह मार काट रहे। दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड वहां पे हुआ, जर्मनी में हुआ। 10 लाख यहूदियों को हिटलर ने चैम्बर में डाल के जला दिया था। तो उस चीज से अपने को सबक सीखने की जरूरत है। आज कंडीशन हमारे देश में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सेम है। उस टाइम पे भी मीडिया बिक जाते थे, उस टाइम पे भी मीडिया को हिटलर अपने हिसाब से चलाता था, उस टाइम भी सोशलिस्ट जो थे वो परेशान किए जाते थे, उस टाइम भी सच दिखाने वाले को परेशान किया जाता था, जेल में डाला जाता था, कस्टडी में लिया जाता था, हैरेसमेंट किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। जो पावर में थे वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। और सेम कंडीशन अगर आप देखें तो अपने देश में भी सेम कंडीशन इस टाइम चल रहा है। अगर आप मान के चलो कि ये वीडियो आपने पोस्ट किया, अगर लाइमलाइट में आया, तो हो सकता है कि आपके ऊपर और हमारे ऊपर भी, तो लगभग तो सबको पता ही है उनके केस में क्या हुआ कि वो अपने देश के लिए एक प्रतिभाशाली, गौरवशाली व्यक्ति थे जिन्होंने कितने मेडल जीते, साइंस को एक नया मुकाम दिया अपने देश में, अलग अलग पहचान बनाई, उन्होंने बहुत सारे मेडल भी जीते। जब उस तरह के व्यक्ति का भी यहाँ पे इतना शोषण होता है कि उनको जेल में डाल दिया जाता है, और फैसला आया था कि उनको बेल दिया जाएगा। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को डिनाई किया और बोला कि एक ऐसे आदमी जो सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट इस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि भाई जो बेल दिया जा रहा था उसको डिनाई किया है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा फैसला माना जाएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि इस देश में अभी कैसा माहौल क्या है। एक साइंटिस्ट है जो अपने देश को गौरवान्वित कर रहा है, उसको आप जेल में डाल रहे हो, और एक रेपिस्ट है, रेप जैसे जघन्य अपराध में उनका नाम है, और फिर उनको आप बेल की बात कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ये एक गलत एग्जाम्पल सेट करता है देश में, और लोगों को इस चीज के लिए प्रोवोक करता है कि भाई अगर आपके पास पावर है, पैसा है, आपके पास पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन सपोर्ट है। अभी आप कोई भी एक पॉलिटिशियन के बेटे को या कोई बड़े लीडर्स के बेटे को आप इस जगह पे नहीं देखोगे। जैसे कि आप सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लो, श्री अमित शाह जी के बेटे को आपने बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। हालांकि ये मैटर बीसीसीआई का चेयरमैन तक भी नहीं रहा, अभी तो आईसीसी के भी चेयरमैन हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है, आम जनता को ये चीज समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट, उनका विजन क्या है और आप क्या कर रहे हो। आप उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो, आपके पास अपना विजन है नहीं। इस टाइम लोगों को ऐसे गुमराह किया जा रहा है कि लोग भूल गए कि उनका भी एक विवेक है, उनके पास भी एक दिमाग है, वो अपने तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपने विवेक का कम से कम इस्तेमाल करें, और कुछ नहीं तो कम से कम 4 लाइन सोचे। कोई भी फैसला करने से पहले 4 सेंटेंस अपने दिमाग में बनाए कि क्या ये सही है, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें मेरी भूमिका है, या कहीं ना कहीं आप किसी चीज से इंस्पायर्ड हो, या कोई पोस्ट से किसी का कोई स्टेटमेंट, किसी ने कोई पॉलिटिशियन ने हेट स्पीच किया, आप उसके गिरफ्त में आके वो चीज कर रहे हो। तो कहीं तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि केकेआर को रिलीज करना चाहिए था मुस्तफिजुर रहमान को कि नहीं करना चाहिए था? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखने जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि इस चीज की जरूरत भी थी। क्योंकि खेल भावना एक अलग चीज होता है और डिप्लोमेसी एक अलग चीज होता है। जो दो देश के बीच में जो वार्तालाप होता है वो डिप्लोमेसी के बीच में होता है, वो उसको वहां तक सीमित रखना अच्छा माना जाता है कि एक सभ्य देश में, एक हेल्दी डेमोक्रेसी
देश है जहाँ पे, उस देश में कम से कम इस तरह का जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था मेरे, या फिर अगर आपको करना ही था तो आप पहले स्टेटमेंट जारी कर देते कि भाई बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी ऑक्शन में नहीं आएगा। आपने पाकिस्तान के साथ कैसे किया है कि भाई पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी यहाँ में नहीं आता है, यहाँ पर ऑक्शन नहीं होता, उनका खिलाड़ी नहीं आता, यहाँ पे आईपीएल नहीं खेलता, तो वैसे पहले ही कर देते। आप कोई एक नजरिया आप देख रहे हो, जैसा कि मुख्य धारा के लोग सभी ये बोलने से बचते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं और लोग भी जानते हैं कि ये एक टारगेट किया हुआ चीज है। एक जो देश है वो बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी माना जाता है इंडिया में, जो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेंट लगता है इन सब चीज़ों पे, और ये सब होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और रही बात क्रिकेट की, मुस्तफिजुर रहमान की, बांग्लादेश क्रिकेट की, बांग्लादेश सिचुएशन की, तो मैं बिल्कुल उस बात से असहमत हूँ। जो बांग्लादेश में हो रहा है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और माइनॉरिटीज जो है उनका ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी एक ऐसा होता है कि वो हमेशा डिपेंडेबल होता है कि मेजोरिटी किस हिसाब से व्यवहार कर रही है, किस हिसाब से ट्रीट कर रही है उनको, उसके हिसाब से उनका डिपेंड करता है, उनका आगे का करियर डिपेंड करता है। बांग्लादेश में क्या, कहीं भी नहीं होना चाहिए, इंडिया में भी नहीं होना चाहिए, यूएस में भी नहीं होना, दुनिया के किसी भी कोने में माइनॉरिटीज के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, वो उनके हकदार होते हैं। और दूसरी बात, मैं अभी भी अपने बात पे एकदम स्ट्रांग तरह से स्टेबल हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है, क्योंकि जो मैटर हुआ वो बांग्लादेश और बांग्लादेश के हिंदू के लिए हुआ, और हमें अभी अपने देश के हिंदू की परेशानी समझनी चाहिए, अपने देश के हिंदू के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बांग्लादेश के बारे में। हाँ ठीक है, जो हुआ वो गलत हुआ, उसे मैं भी कंडेम करता हूँ, वो सही नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश से ज़्यादा जरूरी हमारे देश के हिंदू भाई है। जो अभी आपने रिसेंटली में 2-3 केस सुना होगा, एक केरल में एक हिंदू भाई की हत्या कर दी गई पीट पीट कर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भाई बंगाली में बात कर रहा था। अब इस देश में बंगाली बोलना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसकी सीधा हत्या ही कर दी जाए था। वो बोलते बोलते थक गया कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं अपने देश का हूँ। और दूसरा केस आप उत्तराखंड वाला देखो, मिजोरम का कहीं का वो आदमी था, मैंने न्यूज में पढ़ा था, वो उसका, जबकि उसके पिताजी जो थे वो आर्मी में थे पोस्टिंग पर थे उस टाइम, वो ड्यूटी पर थे, और वो दो भाई थे, दोनों भाई गए थे मार्केट में कुछ सामान खरीदने गए थे। वहां पर उनके साथ क्या हुआ, वहां पे उनके साथ बदतमीजी करी गई, कोई मोमोज बोलता है, कोई चाइनीज बोलता है, कोई चाइना बोलता है, तो उनको वहां पे थोड़ा सा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने बोला कि भाई मैं इंडियन हूँ, मैं चाइनीज नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरा घर है, मैं इंडियन हूँ। लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माना, वहां पे चाकू से शायद उनके ऊपर वार किया गया, कई चाकू उनको मारा, हॉस्पिटल में कितने 17 एक दिन हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे। वहां पर भी उनका इलाज चला, उनके पिताजी टूट गए, वो आए बोले कि मुझे, मैं अपना घर घर भी बेच दूंगा, अपनी जमीन भी खेत सब बेच दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। हालांकि वो नहीं हो पाया। अपने देश में जो समस्या है, अपने देश में जो प्रॉब्लम है, अपने देश में जो अभी सिचुएशन है, उसके ऊपर हमें अध्ययन करने की जरूरत है, उसके ऊपर विचार विमर्श करने की जरूरत है। तो मेरा अभी भी यही मानना है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और इंडिया में भी जो मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। अभी एक मामला चल के आया है, इंदौर से आया है। 10 लोग की खाने पीने से मौत हो गई है, उस पर कुछ बयानबाजी चल रही थी। हाँ, वो केस भी आप देख लो कि इंदौर में अभी एक केस आया, वहां पर सीवर का पानी शायद लोगों ने पी लिया और वहां पे 10 एक लोगों की मौत हो गई। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि एक मीडिया का एक आदमी था, मैंने एक वीडियो देखा था, वायरल हुआ था, एक मीडिया का आदमी था वहां पे, कैलाश विजयवर्गीय नाम है, मिनिस्टर है वहां के, इंदौर के। तो वहां पे उनसे सवाल किया गया कि भाई इसमें मुआवजे की बात को लेकर और इसको लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने उसको फोकट का सवाल कह दिया कि यार फोकट का सवाल पूछते हो, और घंटा होता है ना। वहां पे ऐसी घटना होनी होती है, चलिए एक बार को मान लेते हैं कि घटना होगी, तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लो, आप उसका जवाबदारी लो, और उस पर आप कार्रवाई करो, ना कि इस तरह से उस सवाल से पल्ला झाड़ लेना कि भाई फोकट का सवाल है, घंटा होता है। तो ये बहुत बहुत ही गलत चीज है, इससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। और जबकि 10 लोगों की मौत हुई, इतनी संवेदनशील मामला है ये, इतनी, और केस ऐसा है कि आपको उस पर विमर्श विचार करने की जरूरत है, और जबकि आप उस पर अपने पल्ले झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं ये कोई अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए। और यहाँ तो ये चल रहा है कि भाई आप सवाल नहीं कर सकते, ये चीज
उल्टा हो गया है। अभी सवाल पूछने वाला ही दबाव में रहता है कि कहीं मैं गलत ना सवाल पूछ लूं, कंट्रोवर्सी में ना आ जाऊं। कहीं ना कहीं ये मामला अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो इसमें भी लोगों को विचार विमर्श करने की जरूरत है। वोट देने जा रहे हो, अगर आप अपना लीडर चुनने जा रहे हो, तो आपको हर बात ध्यान में रखनी चाहिए, ना कि सिर्फ वो बात ध्यान में रखो जो आपने 4 दिन पहले किसी किसी पॉलिटिशियन का आपने कोई स्पीच सुना हो, हेट स्पीच सुना हो, या फिर कोई स्टेटमेंट हो, या फिर कोई जनसभा में रैली करते हैं, वो बात ध्यान में रख के अगर आप वोट करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने फैसले में खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं रहोगे। आप उन्होंने क्या काम करके दिया आपको, क्या समाज को किस तरफ ले गए, उन्नति के लिए क्या किया, प्रोग्रेस में क्या इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, आपके एरिया में साफ सफाई कहाँ पहुंचा, आपके एरियलिटीज क्या क्या अवेलेबल हुए। तो ये सब देखते हुए आपको चुनने की जरूरत है। और जैसा कि इस केस में ही आप देख लो, 10 लोगों की मौत हो गई बिना गलती के, उनमें उनकी 0% कोई भी गलती नहीं थी। इस केस में आप देखोगे तो मरने वाले की जो गलती है वो 0 है, जिम्मेदारी नहीं लिया या किसी तरह का हमको एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस मुद्दे पर भी देश को सोचना चाहिए। और चलिए तालिब भाई, आप मेरे पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप कुछ क्लोजअप के लिए कुछ बोल दे अपने दर्शकों के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, 2-4 बस। हाँ बिल्कुल, मैं आपके सब्सक्राइबर से और आपके जो व्यूवर्स हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर आप देखते हो तो आप कुछ इस तरह का वीडियो देखो कि जिसमें आपको कुछ हासिल करने को मिले, कुछ सीखने को मिले। अगर आप सिर्फ कॉमेडी देखते हो या सिर्फ हेट स्पीचेस देखते हो या कोई एक जेनर देखते हो, तो आपको कहीं ना कहीं चेंज होने की जरूरत है। आप अपना लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती है या कुछ इम्प्रूवमेंट रखने की संभावना रखती है। पॉडकास्ट भी देखना चाहिए, बहुत ही प्यारी पॉडकास्ट है और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आगे भी बने रहिएगा, हम सिलसिलेवार तरीके से हर एक देश के मुद्दे उठाएंगे और उस मुद्दे पे गंभीरता से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमारे चैनल का नाम है टीम चौपट चार्लीज। हमारा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों पे अवेलेबल है। तीनों जगह आप खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करिएगा, और हो सके तो आप इस तरह के वीडियो देखना प्रेफर करें। थैंक यू, धन्यवाद।